हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का जो हमारा सेकेंड पार्ट है डिटेल्ड वीडियो का वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। और पिछली बार हमने कहां पर खत्म किया था? पिछली बार हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातें करी थी। ठीक है, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत पूरे देश में जबरदस्त तरीके से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को चलाया गया। ठीक है, और कैसे उसके अलग अलग लोगों के मन में जो स्वराज का जो जो नारा गांधी जी ने दिया था वो सबके लिए अलग अलग उसकी मायने थे। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा जो लास्ट टाइम हमने देखा उसको एक बार ध्यान दे दें क्या क्या चीजें हुई थी। सो बेसिकली अगर शहरों की बात करें तो वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे देखा गया, स्वराज को कैसे देखा गया कि जो अंग्रेजी सामान है, जो फॉरेन गुड्स है, उसको बेसिकली बॉयकॉट किया गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया, स्कूल्स और जो भी लीगल प्रैक्टिसेस है उसको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, और लेकिन अगेन उसकी लिमिटेशन क्या थी दोस्तों? लिमिटेशन ये था कि वो जो इंडियन, फॉरेन नहीं यूज करेंगे तो स्वदेशी यूज करेंगे। स्वदेशी की बात करें, अगर मान लो इंडियन खादी की बात करें तो वो एक्सपेंसिव था क्योंकि वो हैंडमेड था। ठीक है, जो बाहर से सामान आते थे वो मशीन से बनते थे और वो लॉट में बनते थे, है ना। तो ये सब दिक्कत थी भाई, वो एक्सपेंसिव था। और दूसरी बात की अगर स्कूल कॉलेजेस और कोर्ट्स को अगर बॉयकॉट किया जाएगा तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिमिटेशन में जा रही थी। अगर हम बात करें गाँव की तरफ, जो रूरल एरियाज है, कंट्री साइड है, वहाँ की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था यूपी में कैसे औध किसान सभा जो है वो बनाया गया टू अबॉलिश द बेगार सिस्टम। ठीक है, और जो भी वहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम था, ठीक है, उसके खिलाफ में ये आवाज़ उठी। ओके, लेकिन वो भी कैसे खराब हो गया जब वायलेंस आ गया उस चीज़ में, ताल्लुकदार के घरों पे हमला हुआ। ठीक है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे वायलेंस हो। इसके अलावा जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो कैसे अपने, जैसे वो आसाम में जो टी प्लांटेशन है वहाँ पर वो लोग बंधुआ मजदूर की तरह थे वहाँ भी। और वो जब वहाँ से निकले कि उनको लगा कि भाई गांधी राज आ गया है, अब जो है हमको आज़ादी मिलेगी, अब हम बिना किसी कंसेंट के और हम अपने घर की तरफ भी जा सकते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको भी कैसे पकड़ के पुलिस लोगों ने मारा, वो भी एक अगेन हिंसा हो गई। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के ट्राइबल कम्युनिटी की, तो वहाँ पर अलूरी सीताराम राजू ने कैसे अपना मूवमेंट, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन वहाँ पर भी उनको मार दिया गया। ठीक है, तो अब गाइस ये चीज़ तो हो गई कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, कुछ लिमिटेशंस है पर चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वायलेंस जो हो रहा था ना, ये गांधी जी को पसंद नहीं था और ये वायलेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार ये बंदे ने हमको रोक लिया था, नहीं तो हम चैप्टर को ख़त्म ही कर देते। चलो भैया अब हम शुरू करेंगे, ऐसे मत मुंह बनाओ। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, सिलेबस में 2 ही चैप्टर, वो भी नहीं पढ़ो कैसे चलेगा। ठीक है, सो दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग विद नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर एकदम मस्त तरीके से खत्म है करे। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ओके, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। यहाँ पर ये दो पार्ट्स हमने चैप्टर में 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट हमने पिछले वाले में कर लिए, अब 2 पार्ट यहाँ कर लेंगे। तो ये तीसरा वाला है बेसिकली टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। तो नॉन कोऑपरेशन से कैसे गांधी जी जो है अपने मूवमेंट को शिफ्ट कर लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, वो हम देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 1921 द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट एट मेनी प्लेसेस। गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन February 1922। तो गांधी जी ने क्यों, यह वायलेंस इतना बढ़ रहा था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने फरवरी 1922 को उस मूवमेंट को वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? तो आइए वो जो इमीडिएट कॉज था वो देखते हैं। ठीक है, क्या ऐसा हुआ? तो असल में बात है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर एक जगह है चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है वो देखते हैं। वहां पर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई चीज हुई। देखो क्या होता है, इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5th February 1922 when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement clashed with the police
ओपन फायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टर्स जो है, जो रैली करने वाले थे वो तो जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर अब फायर कर दिया उनके ऊपर। तो इससे क्या हो गया, जो भीड़ थी वो भड़क गई। ठीक है, इन रिटेलिएशन द डेमोन्स्ट्रेटर अटैक्ड एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। तो उसके, क्योंकि पुलिस ने फायरिंग कर दी, अब ये तो कोई बेगुनाह जनता है तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, तो जनता जो है वो भड़क गई और उस टाइम पे जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दिया गया। इस वाली वायलेंस में क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ, किलिंग ऑल इट्स ऑक्यूपेंट्स। तो जितने पुलिस वाले थे, बेसिकली वहाँ पर 22 पुलिस वाले थे, अलॉन्ग विथ 3 सिविलियंस, ये मारे गए। और क्योंकि यहाँ वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, लेकिन यहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, भले ही ब्रिटिशर्स की गलती थी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, he was strictly against the violence. He halted the non-cooperation movement on the national level on 12th of Feb 1922 as a direct result of this incident. तो यानी कि जैसे ही ये चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर बताया है, वही चौरी चौरा का बताया गया, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में है, आपके एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। ओके गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ कैसे गया भैया। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पर फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया। अब कैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। इवन मेनी कांग्रेस लीडर्स वेर फटीग्ड बाय mass struggles and wanted to participate in the elections to the provincial councils। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, ठीक है, तो उनकी अगर हम बात करें, जो सीनियर लीडर्स थे वो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, जो प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन होता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है, और वो इस जो एजिटेशन चल रही थी इसके अंदर वो थक भी चुके थे, कोई बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो वो चाहते थे। द प्रोविंशियल काउंसिल्स वेर सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। मेनी लीडर्स were of the opinion that it was important to oppose the British policies by becoming a part of the system। तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका ये मानना था कि अगर हम सिस्टम के अंदर जाके अगर हम अपने इस सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठाएं तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और इसलिए कुछ लीडर्स जो है, कुछ जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के, वो इस बात के लिए सहमति कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, द ओल्डर लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन दास, फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीनियर लीडर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हुए, CR दास हुए, उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म कर लिया। तो थोड़ा देख लो यहाँ पर, ठीक है, स्वराज पार्टी जो है वो फॉर्म कर लिया। देन एंड बिगन टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में एंटर करके और यहां से हम अपोज करेंगे ब्रिटिशर्स को, ये इनका मानना था। ठीक है, लेकिन इनकी बिल्कुल विपरीत जो कांग्रेस के यंग लीडर्स थे, द यंगर लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वेयर इन द फेवर ऑफ मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड प्रेस फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये करम खून है भाई, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे एकदम यंग थे, तो ये लोग क्या कह रहे थे, इनका ये मानना था कि नहीं, हम इसी तरीके से जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो मैसिव लेवल पे जो मूवमेंट हो रहा है पूरे देश भर में, इससे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इससे जो है हम पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आप कैसे नेहरू जी ने इसको और आगे बढ़ाया इस चीज़ को। ठीक है, पहले आगे देखें क्या है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस में देखो तो दो गुट बनने लगे, एक जो पुराने सीनियर लीडर्स थे, ठीक है, जिनका ये मानना है कि सिस्टम के अंदर जाके लड़ाई करेंगे सिस्टम के खिलाफ, और दूसरे जो यंग लीडर्स है उनका मानना है कि नहीं, हम ऐसे ही एग्रेसिव वे में जो है हम ब्रिटिशर से लड़ेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस में ही आपस में यहाँ पर दो गुट बन गए। ठीक है, या दो जो विचारधारा है वो बन गई। ठीक है, देन this was also the period when the effect of Great Depression was being felt in India। ठीक है, उसी वक्त की बात है, उसी के आसपास में ग्रेट डिप्रेशन, जो पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन हुआ था, ठीक है,
उसका जो असर है इंडिया में होने लगा। एग्रीकल्चरल प्राइजेस बिगिन टू फॉल, तो जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जो बाहर जाते थे उसके प्राइजेस बेसिकली कम हुए, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में। फ्रॉम 1926 द प्राइजेस कोलैप्स्ड इन 1930। 1930 आते आते ग्रेट डिप्रेशन का असर इंडिया पे इतना ज़्यादा हुआ कि जो प्राइजेस है वो कोलैप्स हो गई और यहाँ की चीज़ों का या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो वैल्यू है वो लगभग खत्म हो गया, ठीक है। द होल कंट्री वॉज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो एक तरफ तो यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये सब चीज़ें जो चली कांग्रेस में, यहाँ पर हमने बातें कर ली। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक और जो सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो बहुत खराब हो गई बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। अब देखते हैं इसकी वजह से आगे क्या होगा। एक और चीज़ जो अब हो गई वो ये है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था और क्यों लाया गया वो हम देखते हैं। सो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ट्रॉय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सजेस्ट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन में जो ट्रॉय सरकार थी, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने सोचा कि नहीं यार यहाँ देश में मतलब अगर हम इनकी कॉलोनी की बात करें, इंडिया हमारा देश था, उनके लिए तो कॉलोनी था, तो वो ये सोच रहे थे कि यार यहाँ पर थोड़ा सा क्योटिक थोड़ा मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा केओस कर रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ज़रूरत है कुछ चेंजेस लाने की, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने की, ठीक है, और वहाँ का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करने की। अब इसी के तहत द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेन द कमीशन। तो इसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ट्रॉय गवर्नमेंट ने क्या किया, साइमन कमीशन जो है उस चीज को यहां पर लाया गया। सर जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन सेटअप किया गया, साइमन कमीशन, और इस कमीशन को कहा गया कि भैया जाके वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करो, ठीक है। अब यहां पर क्या बात बताया जा रहा है, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कमीशन। अगर ब्रिटिश सरकार जो है वो चाहती थी कि हाँ इंडिया में जो कंडीशंस है वो इंप्रूव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए, तो कांग्रेस क्यों अपोज कर रही थी? तो दोस्तों कांग्रेस इसलिए अपोज कर रही थी क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। देयर वेर नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन। तो सोचो कि अगर भारतीयों के भला के लिए कुछ चीजें करी जा रही है, वहां पर कोई इंडियन हो ही ना, तो वो किस तरह का भाई इंसाफ होगा? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। सो इसलिए कांग्रेस ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया, अपोज किया। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वेर ऑल ब्रिटिश। तो भैया तुम सब ब्रिटिशर्स हो, तुम अपना कमीशन लेके यहां आओगे तो हमारा क्या भला करोगे, ठीक है। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, जब साइमन कमीशन इंडिया आया, ठीक है, अपने चेंजेस के पूरे माइंडसेट से आया, तो 1928 में तो उस टाइम पे क्या हुआ, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक साइमन, भाग जा साइमन, नहीं चाहिए हमको साइमन कमीशन, ठीक है। तो जैसे ही वो सर जॉन साइमन यहाँ आया, उसको साइमन गो बैक के स्लोगन से यहाँ पर रैली जो है वो चली, ठीक है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ उसके अंदर कांग्रेस के अलावा भी काफ़ी जो भी पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग, वो लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर एक और दुखद चीज़ ये हो गई कि जब सर जॉन साइमन अपना कमीशन लेके आए, यहाँ पर जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रदर्शन को लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय और उनकी पूरे टीम के ऊपर पुलिस के थ्रू लाठीचार्ज करवा दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये इतना वायलेंट हुआ, ठीक है, 30 अक्टूबर की बात है, इतना वायलेंट हुआ कि लाला लाजपत राय जो है उनका देहांत हो गया इस टाइम पे, ठीक है। लाला लाजपत राय सफर्ड सीरियस इंजुरी इन पुलिस असॉल्ट एंड इवेंचुअली डाइड ऑन नवंबर 17, 1928। इससे जो हमारे यंग लीडर्स थे, ठीक है, हमारे जो एग्रेसिव लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका बदला भी लिया था। काफ़ी आपने मूवी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें ये बात भी बताई गई है इस चीज़ को भी कि लाला लाजपत राय का यहाँ पर जो डेथ हुआ, ठीक है, उससे बहुत लोगों को इस बात पे दुख हुआ, इस बात से, ठीक है।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन को तो भगाया जा रहा है, अब इसके आगे क्या होने वाला है। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion status। ठीक है, तो यानी कि अब यहां पर सिचुएशन हाथ से निकलती देखकर जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1929 को, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया हमारे नेताओं को, ठीक है, या फिर हमारे जो लीडर्स थे उनको बोला कि भाई तुम डोमिनियन स्टेटस के तरीके से, मतलब कि पैरेलल गवर्नमेंट के तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है, तुम भी वहां पर मेंबर रहोगे, इस तरह का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, ठीक है, एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने ऑफर किया कि भाई एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहस हो और इस डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचा जाए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, लेकिन इससे जो है कांग्रेस लीडर्स संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। द रैडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। जो हमारे जो यंग लीडर्स थे उस वक्त के, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो है और ज्यादा जोश में आ गए, और ये लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई ये सब डोमिनियन स्टेटस, ये सब चीजें नहीं चलेंगी, हम इससे मानेंगे नहीं, हम तुम जाओ यहां से, बस यही हम इनका मानना था, ठीक है। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वेर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जो मॉडरेट्स थे, यानी ऐसे जो सीनियर लीडर्स जो बेसिकली चाहते थे कि भाई हम सिस्टम के अंदर जाके इलेक्शन लड़के और हम सिस्टम में जाके हम चेंजेस करेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में हम वहां से हम लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीजें थी उनका वैल्यू थोड़ा कम हुआ, ठीक है। इन दिसंबर 1929 क्या हुआ, दिसंबर 1929 को अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो जैसे जैसे जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो यंग लीडर्स थे, ठीक है, वो किसकी प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में, ठीक है, लाहौर सेशन में वहां पर क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है वो रखा गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज का डिमांड लाहौर सेशन में रखा गया कि भाई वी डोंट वांट दैट डोमिनियन स्टेटस, हम जो है पूरी तरह से हमारा देश है, हम चलाएंगे, तुम जाओ यहां से, बस यही मानना था, ठीक है। It was declared that 26th January 1930 would be celebrated as the Independence Day when the people were to take a pledge to struggle for complete independence, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब ये कहा कि भाई हमको पूर्ण स्वराज से ही चाहिए, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये घोषित कर दिया कि ये दिन को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो चीज थी ज्यादा लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो इस बात को देखते हुए गांधी जी ने कुछ नया प्लान करने का सोचा ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें अब बढ़े। सो महात्मा गांधी had to find way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम का कंप्लीट जो पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, गांधी जी जो है कैसे अब इसको लोगों की रियल लाइफ जिंदगी से जोड़ा जा सके ताकि लोग भी इस चीज को समझे, इसकी वैल्यू समझे। और इसी के लिए अब हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी बंदा हो, कैसे अब कनेक्ट करेगा इस चीज से, इस वैल्यू से, अब वो सोचना था गांधी जी को। इसके लिए गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा चुना जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ रहता है, एंड दैट इज सॉल्ट। नमक हम सब खाते हैं, है ना, मतलब ऐसे ही नमक नहीं खाते उठा उठा के, लेकिन नमक जो है सभी लोगों के फूड में होता ही है। तो ये एक ऐसा कॉमन चीज बन सकता है जिसके लिए हर इंसान जो है लड़ेगा, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, वर्कर हो, हर इंसान इसके लिए लड़ सकता है, ठीक है। सो सॉल्ट वॉज
used in every home and Gandhi ji took it as powerful instrument to mobilize the mass movement. ठीक है, तो गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा चुना जिससे कि सभी लोग कनेक्ट कर सकें. ओके, क्या किया गया तो देखते हैं हम यहाँ पर सॉल्ट कैसे चुन के और कैसे लड़ाई करी गई उसको यूज करके. गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 11th मार्च 1930. तो देखो ये मार्च और ये मार्च, स्पेलिंग सेम है मतलब अलग है ना. तो यानी कि अपनी यात्रा निकाली, ठीक है, जो नमक से रिलेटेड जो सॉल्ट मार्च है वो निकाला 19 मार्च 1930 को. ठीक है, और गांधी जी के साथ उनके 78 जो ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे वो भी उनके साथ निकल पड़े. तो इस यात्रा में क्या करना था देखो बताते हैं. तो बेसिकली देखो उस वक्त यहाँ पर आगे वही चीज बताई गई है कि उस वक्त जो है नमक, कोई भी इंसान जो है अपने लेवल पे नमक को समुद्र से निकाल के उसको बॉईल करके और नमक नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता था. ठीक है, जो सॉल्ट लॉ थे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उसके तहत नमक जो है वो सिर्फ सरकार ही बॉईल करके और प्रोड्यूस करके और लोगों को दे सकती है, और यानी कि सरकार उससे भी प्रॉफिट कमाना चाहती थी, जो कि गलत है भाई. और गांधी जी ने इस बात का फायदा उठाया कि नहीं ये तो गलत बात है, ये तो हम करेंगे, हर इंसान कर सकता है ना, ये लॉ गलत है. तो यहाँ पर द मार्च वॉज ओवर. अब कितना दूर जाना था उनको जाना था 240 मील, 240 माइल फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी. तो ये जो सॉल्ट मार्च है या डांडी मार्च जो है वो कहाँ से शुरू होनी थी, ये शुरू होनी थी साबरमती आश्रम से. गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था, ठीक है, वहां से कहाँ तक, डांडी तक. ठीक है, 240 माइल जो है वो पैदल चलना था. द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज. तो लगभग ऑन एन एवरेज एक दिन में 10 मील की दूरी तय करनी थी. ठीक है, थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेरेवर ही स्टॉप्ड. गांधी जी जहां भी, उतने लंबे सफर में जहां भी रुके वहां पर काफी लोग जुड़े उनसे और उनकी बातें उन्होंने सुनी. ठीक है, एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश. गांधी जी ने अपने पूरे रास्ते, पूरे सफर में जहां भी लोगों से मिले वहां पर उन्होंने स्वराज के मायने बताए लोगों की जिंदगी में और कैसे हम शांति से ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं. ठीक है, अब देखो लगभग ये लग रहा होगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है लगभग एक जैसा है, तो उसका भी हम डिफरेंस देखेंगे आगे, डोंट वरी. ऑन 6th of April ही रीच्ड डांडी. तो गांधी जी जो है वो डांडी पहुंच गए 6 अप्रैल को एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ. ठीक है, जो सॉल्ट लॉ था उसको वायलेट किया और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. जो सी वाटर है उसको बॉईल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सॉल्ट लॉ बनाया था कि कोई ऐसा प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, उस लॉ को यहाँ पर ब्रेक किया. अब क्या होगा भाई, ठीक है, तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इससे शुरुआत हो गई, डांडी मार्च से शुरुआत हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. Many people manufactured salt at many places to show the solidarity with गांधी जी. सभी जितने लोग, मतलब काफी लोगों ने ये जो एक्ट है सॉल्ट बॉईल करने का ये किया काफी जगहों पर और बेसिकली गांधी जी को अपना स्ट्रॉन्ग समर्थन जो है वो पेश किया, सपोर्ट दिखाया. ठीक है, अब क्या होगा भाई, पूरे देश में अब ये लॉ तोड़े जा रहे हैं. बस यही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन में क्या होता था कि हम, सरकार जो करना चाहती है अपने चला रही है, चलो हम उसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ये तो है ही, और साथ में आपके लॉ को तोड़ा जाएगा, आपको जो करना है करो. दिस इज सिविल डिसोबीडियंस. देखते हैं यहाँ पर हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे नॉन कोऑपरेशन से अलग था वो देखो. पीपल वेयर नॉट ओनली आस्क्ड टू रिफ्यूज cooperation but also to break the colonial law. जो ब्रिटिश लॉ है इंडिया में उसको ब्रेक भी करना था. ऐसा नहीं कि सिर्फ कोऑपरेशन नहीं करने से होगा, है ना. कोऑपरेशन तो रिफ्यूज करना ही है, साथ में लॉ भी ब्रेक करना है. हिंसा नहीं करेंगे लेकिन लॉ तो ब्रेक करेंगे. हड्डियां नहीं तोड़ेंगे लेकिन कानून तोड़ेंगे. ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्या क्या चीजें हुई.
Thousands in different part of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in the front of government salt factories. ठीक है, गवर्नमेंट का सॉल्ट फैक्ट्री के सामने जो है लोगों ने सॉल्ट बॉईल करके निकाला और बोला जो करना है तुमको कर लो. ठीक है. As the movement spread, foreign clothes were boycotted. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्ट का ही यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें. देखो यहाँ पर फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप शराब की दुकानों को पिकेट किया गया. ठीक है, यानी वहाँ पर भी बहिष्कार किया गया या फिर धरना दिया गया. ठीक है. पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू. ठीक है, जो किसान है वो रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया वो लोगों ने. ठीक है. चौकीदार टैक्सेस, तो ये सब जो टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स ने लगाए थे उसको मना कर दिया जो फार्मर्स थे. ठीक है. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो भी विलेज के लिए ऑफिशियल ऑफिसर्स अनाउंस करे गए थे वो लोगों ने रिजाइन कर दिया. अब गांधी जी को पूरा समर्थन मिलने वाला था. ठीक है. एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ. तो हमको पता है कि हाँ सर ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ भी बनाया था. हमने अलूरी सीताराम राजू वाले केस मैंने बताया था आपको. ठीक है. तो वो सब चीज़ों को भी क्या किया, वायलेट किया या बेसिकली उसको मानने से इनकार किया. गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट एंड टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल. ठीक है. फॉरेस्ट लॉ जो है वो जो ट्राइबल्स है उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था. ऐसे वो लोग रोमिंग नहीं कर सकते थे और फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते थे. लेकिन फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रेक किया गया. तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर सब क्या हो रहा है. यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन का चीज़ें तो हो ही रही है, साथ में लॉ भी ब्रेक किया जा रहा है. तो ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब अगर कोई भी ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनियल सरकार यहाँ चला रही है तो उनको गुस्सा तो आएगा, भाई लॉ बनाया है और कोई मान नहीं रहा है. तो अब उसके रिएक्शन में क्या होगा वो भी देखते हैं, और उसके रिएक्शन में हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. वरीड बाय द डेवलपमेंट, देखो चिंता हो गई ब्रिटिशर्स को. वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर वन बाय वन. तो उनको लग रहा था कि भैया ये सब जो है ना गांधी जी और ये उनके जो कांग्रेस के लीडर है ये सब करा रहे हैं, इनको हम अरेस्ट कर लेते हैं और एक एक करके जो है उठवाने लगे. यार कैसी सरकार है. ठीक है, बिल्कुल हिटलरशिप चल रही है यहाँ पर. दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस. भाई हमारे नेता को तुम छुओगे तो हम कैसे छोड़ेंगे. तो यहाँ पर बहुत सारा वायलेंट क्लैशेस जो है वो शुरू हो गया, पैलेसेस हो गया. ठीक है, अच्छा मेनी पैलेसेस ही होगा. सो व्हेन अब्दुल गाफर खान, a devout disciple of महात्मा गांधी. तो यहाँ पर गांधी जी के एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉलोअर थे अब्दुल गाफर खान. ठीक है, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया. वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930. एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मोर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग. ठीक है, तो जैसे ही अब्दुल गाफर खान को, जो कि गांधी जी के एक अच्छे फॉलोअर थे, उनको अरेस्ट किया गया, तो उनकी जो भीड़ है या जो जितने वहाँ की क्राउड है जो उनके सपोर्टर है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया. और पेशावर जो कि आपको पता है पाकिस्तान में, तो वहाँ के सड़कों पे ठीक है पुलिस फायरिंग और पुलिस के जो कार्स है उनको फेस करते हुए वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या होगा. मैनी वेर किल्ड. भाई ब्रिटिशर्स का काम ही ये था, नहीं सुन रहे मार दो सीधे, गलत बात है. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. अब एक महीने बाद लगभग क्या हुआ, महात्मा गांधी को भी इसमें अरेस्ट कर लिया गया. इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन. क्यों ये सबको, जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, जो भी ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती हैं, ऐसी सब चीज़ों को, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, लॉ कोर्ट्स हो, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स हो, जितनी भी ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन वाली बिल्डिंग्स थी, उन सब के ऊपर अटैक कर दिया. अब क्या होगा, अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट, अब फिर से फट गई सरकार की. अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन. यही कर सकती है कि भैया अगर मतलब ऐसे देख रही कि यार लोग अब बेकाबू हो रहे हैं, अब यहाँ पर
अपनी जो ब्रूटल पॉलिसी है, जो बहुत ही वहशी जो तरीका है वो अपनाया गया। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, जो भी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे ऐसे लोगों पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन, ठीक है, औरतों और बच्चों पे लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड, 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, सिर्फ क्यों? क्योंकि लॉ को ओबे नहीं किया जा रहा, सिविल डिसओबीडियंस हो रहा है इसलिए। इन सच अ सिचुएशन, ऐसे हालात में अब क्या हुआ? इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5th of March 1931। तो जब गांधी जी ने ये देखा कि भाई बहुत सारी हिंसा हो रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, औरतों और बच्चों पे ये लोग अटैक कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, कांग्रेस की और भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। ऐसे हालत में, ठीक है, गांधी ने सोचा कि भाई नहीं यार, ये सब चीज़ें ज़्यादा बुरी होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको वापस ले लिया, और अब जो लॉर्ड इरविन थे उनके साथ में 5th of March, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो इंडिया में ब्रिटिश के वाइसरॉय थे, है ना, ब्रिटिश मतलब जो इंडिया को हेड कर रहे हैं वो इरविन के साथ में अब यहाँ पर एक पैक्ट बनने वाला है। क्या बनेगा वो पैक्ट में? 5th March में क्या बना है वो देखते हैं। सो व्हाट वाज द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इरविन जो है, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी के सामने एक पैक्ट साइन किया, या गांधी जी के साथ में एक पैक्ट साइन हुआ। उसमें क्या डिसाइड हुआ देखो। इसमें गांधी जी ने सहमति बनाई कि हाँ, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड हम करेंगे। ठीक है, बेसिकली इससे पहले वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको ये हमेशा से बॉयकॉट करते हैं। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बॉयकॉट कर दिया गया था, तो अब ये वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसको अटेंड करने के लिए हामी भरी गई। इन लंदन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। जितने भी लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था उनको रिलीज कर दिया जाएगा। 1 लाख के आसपास जो लोग थे उन सबको भी रिलीज किया जाएगा। और उसके बदले में गांधी जी को क्या करना है? गांधी जी को जो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो लंदन में होने वाला है, वहां पर उनको पार्टिसिपेट करना है और बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इन दिसंबर 1931 अब क्या हुआ देखो। इन दिसंबर 1931 ये पैक्ट साइन हो गया, लोग रिलीज हो गए, गांधी जी गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्या लाए वहां से? गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। वहां पर जो जिस तरीके से बातें चलनी थी वो नहीं हो पाई। कुछ बातें हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्या असल में दिक्कत हुई। तो यानी बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ऐसा खेल खेल दिया, कुछ ऐसा गेम खेल दिया जिसकी वजह से जो है यहाँ का जो यूनिटी है उस पर खतरा बनने लगा। और गांधी जी को लगा कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स जो है ये हमको आज़ादी नहीं देना चाहते, ये अलग तरीके से खेल खेल रहे हैं। सो बेसिकली गांधी जी डिसअपॉइंट होके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ गए। और आके क्या देखा, जब वहां से लंदन से रिटर्न हुए तो क्या देखा? बैक इन इंडिया he discovered that government had begun a new cycle of repression। जो यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, जैसे गांधी जी वहां से आए तो क्या देखा कि जो गवर्नमेंट है यहाँ, ब्रिटिशर्स है, वो लोग अब नया अत्याचार शुरू कर दिए। गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनको फिर से जेल में डाल दिया गया है। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल पार्टी घोषित कर दिया गया, जो इकलौती बड़ी पार्टी थी हमारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाली। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। तो जो भी यहाँ पर मीटिंग्स हो रही थी इंडियंस के बीच में, या जो डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ भी प्रदर्शन चल रहे थे, रैलीज चल रही थी, बॉयकॉट्स चल रहे थे, उन सबको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत कड़े कदम उठा लिए। ठीक है, अब गांधी जी वैसे ही वहाँ से डिसअपॉइंट होके आए कि कोई बात नहीं बनी है हमारे स्वराज, पूर्ण स्वराज, सब चीज़ों को लेके। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा अत्याचार बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर गांधी जी क्या सोच रहे हैं
विथ ग्रेट ग्रेट अप्रीहेंशन गांधी जी को डर हो गया यार, पता नहीं क्या होगा, गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी ने क्या किया यहाँ पर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो खत्म किया था, कॉल ऑफ कर दिया था उन्होंने और इरविन पैक्ट साइन किया था, उसको वापस लॉन्च किया गया, क्योंकि बात तो कुछ बनी नहीं है वहां जाकर, ठीक है। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, ठीक है। 1 साल तक चला मूवमेंट, लेकिन 1934 आते आते जो उसका मोमेंटम था, उस जो शुरू में जितना एंथुसियाज्म था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेके, वो जो है लगभग अब डी एक्सेलरेट हो गया, ठीक है, बहुत स्लो डाउन हो गया। अब देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, कैसे ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने थे इसके। तो पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान थे इंडिया के, उनके लिए क्यों वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आए, वो हम यहां पर देखते हैं। सो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो रिच फार्मर्स थे, ठीक है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, दे डिड जॉइन द मूवमेंट, ठीक है। तो उस वक्त का आपको पता है कि हाँ कैसे जो इकोनॉमी, जो हम इसकी बात करें, ग्रेट डिप्रेशन, वो सब चीज़ों की वजह से बहुत मतलब कैश का फ्लो उनके पास बहुत कम हो गया था। तो जो रिच पीजेंट्स हैं वो भी परेशान थे, तो वो चाहते थे कि भाई कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल है वो उनसे जो टैक्स लेती है उसको कम किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने टैक्स को बिल्कुल भी कम नहीं किया, ठीक है। इसलिए जो है रिच पीजेंट्स जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है लोगों ने, ठीक है। लेकिन आगे क्या बात हुई, देखो हम क्या देख रहे हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी ने वापस स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्यों वो स्लो डाउन हुआ वो भी हमको देखना है। सो दे डिड नॉट रीजॉइन द मूवमेंट एज द मूवमेंट वॉज कॉल्ड विदाउट रिवाइजिंग द रेवेन्यू रेट्स, ठीक है। तो उन्होंने वापस से ज्वाइन क्यों नहीं किया, दे डिड नॉट रीजॉइन द मूवमेंट, क्यों नहीं रीजॉइन किया उन्होंने वापस से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीजॉइन क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू रेट्स के बारे में कुछ भी जो वहां पर ऐसी बात नहीं हुई, या फिर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने उतना इस बात पे जोर नहीं दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुअर पीजेंट्स, जो गरीब किसान थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड अब ये कैसे, वो कैसे पार्टिसिपेट किए इस मूवमेंट में, वो देखते हैं। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, यानी कैंसिल। जो भी पुअर किसान थे, पुअर पीजेंट्स थे, वो क्या चाहते थे कि उनका जो मोस्टली जो लैंड था ना वो रेंटेड था। किसका रेंटेड था, मतलब वो रेंट पे उन्होंने लिया था, लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड से। तो बेसिकली अगर रेंट पे लिया तो क्या है, अगर मान लो मैं छोटा किसान हूँ, मैंने इतनी ज़मीन जो है वो लैंडलॉर्ड से रेंट पे ली है, तो मुझे इस यहाँ खेती करनी है, जो भी कुछ करना है, और मुझे इसके बदले में जो रेंट है वो देना है लैंडलॉर्ड को, मैं चुकाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली इनके पास तो इतना, जब बड़े किसानों का ये हाल है तो जो छोटे किसान हैं उनका क्या होगा। तो जो पुअर पीजेंट्स थे बेसिकली वो चाहते थे कि वो जो उनके ऊपर जो अनपेड रेंट है वो उसको पूरी तरह से रेमिट यानी कैंसिल किया जाए, हम बिल्कुल भी रेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये चाहते थे कि टैक्सेस कम किया जाए, और ये चाहते थे बिल्कुल रेंट ही नहीं, कैंसिल कर दिया जाए। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट। तो ये जो नो रेंट का जो डिमांड था इनका, पुअर पीजेंट्स का, कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी इस बात में सहमति नहीं कर सकते थे, ठीक है। कैंपेन्स ड्यू टू फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो क्योंकि कांग्रेस को क्या चाहिए था, सभी का सपोर्ट चाहिए था, तो ये जो रिच पीजेंट्स है उनका भी सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या चाहती थी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल रेंट ना जाए, क्योंकि ये रेंट किनको पे करेंगे, मेनली इनको यहाँ पर। तो ये अगर बिल्कुल रेंट नहीं देंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से नो रेंट वाले सिस्टम पे भी काम, मतलब बात नहीं बन रही थी वहां पर। सो अब देखते हैं आगे। तो इनकी भी पूरी बात कांग्रेस नहीं सुन सकता है, इनकी भी पूरी बात नहीं सुन सकता है। तो अब क्या हो रहा है, अब आगे देखते हैं। बिजनेस क्लासेस यानी जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास
एंड जीडी बिरला। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस दौर के, और जिन्होंने बहुत पैसे कमाए थे। कब? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती थी ये बना के दे रहे थे, तो ये लोग बहुत पैसा कमाए। सो वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट वेर रिड्यूस्ड। इनका जो इतना प्रॉफिट बन रहा था, इतना मुनाफा बन रहा था, वो कम हो गया। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। प्रॉफिट कम हुआ, बट सोचो ब्रिटिशर्स सपोर्ट क्यों करेगा इंडियंस को यार, वो खुद ट्रेडर हैं, तो वो इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बेसिकली, और अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए। इंपोर्ट जो होता था, ठीक है, उसके ऊपर दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है उसके लिए उनको, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया। तो अब क्या होगा? द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, मतलब क्यों, देखो मैंने क्या बताया, गांधी जी ने वापस जब वहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वापस आए, तो उन्होंने जब शुरू किया सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो उसको उतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाया, फिर क्यों नहीं रिजॉइन हो पाया? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी दिक्कत क्या हुई, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि भाई मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई थी, है ना, जो प्रदर्शन की वजह से जो पुलिस आ रही है और जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है। वरीज ऑफ प्रोलॉन्ग बिजनेस डिसरप्शन, ठीक है, ज्यादा टाइम तक अगर ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उस मूवमेंट के अंदर, लड़ाई झगड़े में, तो क्या होगा कि उनके बिजनेस का बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजों की वजह से ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंग कांग्रेस फोर्स्ड देम नॉट टू जॉइन द मूवमेंट। ठीक है, तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अमीर, बहुत ज्यादा जो अमीर बन रहे हैं ना, ये ज्यादा अमीर नहीं होने चाहिए, इनका पैसा शेयर करो, है ना, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यही थॉट्स होती है। तो कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब नहीं हो सकता, तो इनसे उनको डर होगा कि भाई हमारा पैसा हमसे छिन ना जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से, बिजनेस का डर, चाहे सोशलिज्म का डर, ये सब की वजह से जो है जो बिजनेस क्लास है वो लोग फिर से रीजॉइन करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, और देखते हैं, अगर हम बात करें वर्किंग क्लास की, जो इन इंडस्ट्रीज में, जो इनके इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स है, उनका क्या सिचुएशन है, तो ये बेसिकली चाहते थे इनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। तो पूरे देश के वर्कर्स तो पार्टिसिपेट नहीं किए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेसमैन वाले लोग भी हैं जुड़े हुए इसी मूवमेंट के अंदर, और इनकी लड़ाई तो मेनली इनके खिलाफ है, क्योंकि उनके वेजेस कम है, कंडीशन सही नहीं है। तो बेसिकली ज़्यादा वर्कर्स नहीं, पर कुछ जगहों के, स्पेसिफिकली कुछ जगहों के जो वर्कर्स है, ठीक है, वो लोग काफ़ी एक्टिवली इस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में अटैच हुए। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों, जैसे बॉयकॉट करना हुआ, तो ऐसी चीज़ों में वो लोगों ने एक्टिवली गांधी जी को सपोर्ट किया। ठीक है, अब बात करते हैं विमेन की। तो वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेस। ठीक है, विमेन्स भी जो है प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किए। जब गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया तो वहाँ भी काफ़ी विमेन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। गाँव के, शहरों के सभी जो है विमेन पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लीकर शॉप। ठीक है, तो विमेन का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत थी, इंडिया की जो पुरानी थॉट्स थी वो यहाँ पर जरूर हावी हुई। देख सकते हो, कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस जो है उस टाइम की ये सोच की थी कि विमेन जो है, औरत जो है, वो घर के कामों में, घरों के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वो इफेक्टिव हो सकती हैं, ना कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नाउ द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हमने काफ़ी ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ना, क्या लिमिटेशंस है, पर हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ जाते हैं। सो बेसिकली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या ड्रॉबैक्स हुआ, क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, वो देखते हैं। पहला, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। जो दलित्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन, इनको गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। ठीक है, पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था, अनटचेबिलिटी से लेके
जो भी लोअर क्लास या लोअर कास्ट माना जाता था उनके खिलाफ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उसके वो उस बात को लेके दलित जो है बहुत दुखी होते थे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बहुत गलत बात होता था। ठीक है, सो लिमिटेड दलित जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। क्या रीज़न था? दलित्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज वेरी लिमिटेड। क्यों भाई? पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन की बात करें तो यहाँ पर दलित ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, उसकी कुछ बातें आगे भी हम देखेंगे। यहाँ पर नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स ने भी उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर ऑल्सो लूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्यों उतना लूकवार्म, मतलब क्यों उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं किए? आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, बेसिकली कांग्रेस में ज़्यादा हिंदू लोगों का इन्फ्लुएंस था या हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये कि जो खिलाफत इशू था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत इशू था, उसके बाद उस टाइम पे तो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीडर्स को उतना एक्टिव सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो एलियनेट फील करने लगे, अपने आप को अलग थलग फील करने लगे। ठीक है, डोमिनेंट रूल ऑफ सनातनीज। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी थी, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट की या हिंदू मुस्लिम, ठीक है, अलग अलग धर्मों की, उसका बहुत फ़ायदा उठाया जाता था। कौन उठाता था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक्चुअली सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी वही बात हुई थी। मैं आऊँगा इस पॉइंट पे भी, यहाँ पर आएगा। ठीक है, द रोल ऑफ सनातनीज, यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट रोल ऑफ, देखो मैं जो बता रहा था कि सनातनीज और हिंदू महासभा का ज़्यादा डोमिनेंट रोल था कांग्रेस के पार्टी में। ठीक है, द रोल ऑफ सनातनीज एंड हिंदू महासभा वॉज वेरी डोमिनेंट। ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा लोग थे कांग्रेस के अंदर। ड्यू टू द फियर ऑफ सनातनीज इन द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। सनातनीज कौन थे? सनातनीज वेयर द कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज। कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित्स। ठीक है, तो क्योंकि जो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज है वो बहुत एक्टिवली, हिंदू महासभा सनातनीज बहुत एक्टिवली कांग्रेस की उसको सपोर्ट करते थे, इसलिए जो है कांग्रेस दलित को इग्नोर करता था, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन को इग्नोर करता था। ठीक है, कांग्रेस वॉज वेरी क्लोज टू हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो बेसिकली देखो दलित को क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा, इतना सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि यहाँ हाई क्लास हिंदूज है। दूसरा, मुस्लिम्स को क्यों नहीं यहाँ पर क्यों इतना एलिनेट किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हिंदूज है। तो उस वक्त का ये चीज़ें था। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता है अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और ये सब जो ये फालतू डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम जो है उससे हम अभी बहुत आगे निकल आए हैं। ठीक है, और यही उम्मीद होगी कि आगे हम और ज़्यादा इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ये जो पुराने व्यवस्था है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है? क्लैश बिटवीन बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। तो किस बात पे वो क्लैश हुई थी वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इन 1930 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा था, वहां पर उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों बात नहीं बनी थी, क्यों गांधी जी वापस डिसअपॉइंट होके आए थे? कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स ने असल में खेल खेल लिया था इसके अंदर, अलग अलग माइनॉरिटीज़, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, ठीक है, दलित माइनॉरिटी, इन सब के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ बुलाया गया था, और बेसिकली वो चाहते थे कि सब अपने अपनी पॉइंट रखें। जबकि गांधी जी का ये मानना था कि पूरे देश को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, ठीक है, कोई भी धर्म का हो, पूरे देश को हम यूनाइट होके रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश में अलग अलग जो ये डिफरेंसेस हैं वो इतने नहीं है, हमको एक देश बन के रहना है। ठीक है, ये मानना था गांधी जी का।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना खेल खेल दिया था माइनॉरिटीज़ को बुला के, और माइनॉरिटीज़ का भी मतलब गांधी जी का भी पॉइंट रखा लिया जा रहा है और माइनॉरिटी से भी वोट किया है कि उनको क्या चाहिए। तो एक सिख माइनॉरिटी को छोड़ के, सिख माइनॉरिटी गांधी जी साथ थी, बट बाकी सब जो है वो अपने अपनी चीज़ चाहते थे, वो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। ऐसी सब चीज़ों में सहमति नहीं बनी। गांधी जी समझते थे कि इससे देश जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए वो डिसअपॉइंट होकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का भी ये मानना था, वो दलित के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका ये मानना था कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए क्योंकि इस समाज में उनको बराबरी नहीं मिल रही, ठीक है। उनका भी पॉइंट अपना एक जगह से एक तरफ से सही था, ठीक है। गांधी जी का भी बात अपनी तरफ सही था। तो अब इस धर्म संकट में क्या होगा। गांधी जी ने बेसिकली उपोषण किया, अनशन किया, और इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी की बात समझी और वो समझे कि हाँ देश इससे टूट सकता है और ये ब्रिटिशर्स की चाल हो सकती है। इसलिए यहाँ पर गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ विच इज़ कॉल्ड द पूना पैक्ट, जिसके तहत जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो दलित्स के लिए रिजर्वेशंस की जो बात है वहाँ से हुई, ठीक है। और बेसिकली ये हुआ कि हाँ दलित्स को भी सीट्स दी जाएगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और लेकिन जो वोट होगा वो जनरल इलेक्शन की तरह ही होगा, ओके। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि अलग एक पूरा जगह बन जाता है और फिर वहाँ पर सिर्फ, तो बेसिकली वो डिवीजन हो जाता है देश का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पैक्ट साइन हुआ विच इज़ कॉल्ड द पूना पैक्ट, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स, हमने यहाँ देखा कि हर एक का अपना अपना महत्वाकांक्षाएं थी, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसलिए देखो, अगर हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं और एक ही गोल है, तो वो गोल पाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर कई लोग काम कर रहे हैं और सबका गोल अलग अलग है, तो ये मिल के काम करना मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर एक लिमिटेशन बन रही थी इन इंडिया एंड स्पेशली इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, हम रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस में सीखा। पहले, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1922 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया, वायलेंस हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट इंटेंसिफाइड, और यहाँ पर देश में पूरा हलचल मचा हुआ है, लोग जो है वो रैलीज कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। इसलिए अब क्या हुआ, लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस and Simon Commission was set up for constitutional functioning। तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की ऑफर दिया गांधी जी को और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की बात कराई, ठीक है। साथ में एक और हमने क्या देखा, साइमन कमीशन जो है वो भारत भेजा गया। और दिक्कत क्या थी यहाँ पर, साइमन कमीशन के अंदर एक तो है ना, वो यहाँ पर हम देखेंगे, चलो। सो बट यंग इंडियन लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो डोमिनेंस स्टेटस के मांग से वो सेटिस्फाइड नहीं थे उसके ऑफर से। बेसिकली ये चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या हुआ, साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। और इसको जो हमारे लाला लाजपत राय हैं, उनकी जो पूरी टीम है, बेसिकली जो टॉप के जो लीडर्स हैं वो अपोज कर रहे थे, और साइमन गो बैक ये नारा दिया गया वहाँ पर। लेकिन लाठी चार्ज में उनकी डेथ हो गई और लोग और गुस्से में आ गए। इसके बाद क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ पूरे दुनिया भर में 1929 की बात है, ठीक है। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइसेस ड्रॉप हो गए, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, पीजेंट्स कुड नॉट पे लैंड रेवेन्यू। और गांधी जी यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं, गांधी जी ने इरविन के सामने अब यहाँ पर अपनी 11 डिमांड्स रखी, ठीक है। और क्या क्या था उसमें, मेन ये था कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको खत्म करो, ठीक है, डिक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो ये सब चीज़ें गांधी जी ने इरविन के सामने रखी, ठीक है। गांधी जी जो लॉर्ड इरविन था वो नेगोशिएट करने में से आनाकानी कर रहा था, मना कर रहा था, ठीक है। तो गांधी जी समझ गए कि हाँ यहाँ पर ये कुछ होने वाला नहीं है, इस गांधी इरविन पैक्ट में इतना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
और सो नहीं, दिस वॉज बेसिकली अपोज हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर साथ मिलके सॉल्ट मार्च जो है वो निकाला फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, ठीक है, जिसमें लगभग 240 मील चलना था विथ इन 24 डेज अबाउट, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर इन 24 डेज, तो लगभग जो है यहाँ पर 10 मील एक दिन में चलना था ना। तो ये कब हुआ दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 से, ठीक है। वाई सॉल्ट? सॉल्ट हमने बताया क्यों, क्योंकि सॉल्ट हर इंसान की कॉमन ज़रूरत हो सकता था, ठीक है। अबाउट 1 लाख सत्याग्रहीज वेर अरेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी ने जो डिमांड रखी थी इरविन सामने, वो पूरी नहीं हुई। यहाँ जब दांडी मार्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, करीब करीब 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट किया, टॉप लीडर्स विथ अलॉन्ग विद गांधी जी सबको अरेस्ट किया गया। अब गांधी जी को ये ऑफर दिया गया कि भैया अब तुम क्या करोगे, तुमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर, ठीक है, दिस वाज बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ उसमें ये बोला कि तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करो और हम सभी सत्याग्रही को छोड़ते हैं और जाके आप लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, वहाँ पर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ डिसीजन, ठीक है। और यहाँ पर दैट वाज बेसिकली वो स्टार्ट हुआ सिविल डिसिप्लिन, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या था वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि रिलीजियस एंड कास्ट आइसोलेशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, सो पूना पैक्ट वाज साइंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, एंड देन कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा, सो मुस्लिम्स वेर एलियनेटेड। तो ये सब लिमिटेशंस हो गई सिविल डिसोबीडियंस की अब तक जो हमने देखा। अब फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पर जहां से हमने चैप्टर शुरू किया था वो सोचना, चैप्टर शुरू हुआ था कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वहां से नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स आई, पूरी दुनिया की बात हो रही है, अलग अलग जगह पे ऐसे ही हुआ। अब इंडिया में जो मेन चीज था वो मिसिंग था, है ना। लीडर्स ये बात समझ गए कि हम लड़ तो रहे हैं आज़ादी के लिए, पर आज़ाद होने के बाद हम एक साथ कैसे रहेंगे। तो ये जो कलेक्टिवनेस है कि हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति भले ही हमारी भाषाएं अलग है, पर हम यहाँ पर हम एक नेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। ये सब जो डाइवर्सिटीज़ है उसके बावजूद हम एक नेशन स्टेट है। तो ये कलेक्टिवनेस कैसे आएगा, ये यूनिटी कैसे आएगी। तो अब यहाँ पर लीडर्स ने इस बात को समझा और इस बात पे अब जोर शुरू हो गया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब एक साथ हम लड़े, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, जब हम लड़े एक साथ तो ये कलेक्टिवनेस का, कॉमन हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है वो तैयार हुआ, ठीक है। सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना। देशभक्ति के गाने हो या फिर प्रिंट्स हो या फिर सिंबल्स हो, वो यूज़ किए जाने लगे थे, ठीक है। बेसिकली जो उस वक्त जो प्रोडक्ट्स भी आते थे ना, जो सामान, साबुन या माचिस, जो भी चीज़ आती थी उस पर देश से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें लिखा होता था, तो प्रिंट होता था, जिससे हमारे अंदर देशभक्ति जागे, ये चीज़ जो है वो ध्यान रखा जा रहा था, ठीक है। बाय 1921 गांधी जी हैज़ डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, ठीक है। गांधी जी को लगा कि हाँ, पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट नेहरू जी जो चाह रहे थे या जो पूरी टीम चाह रही थी, ठीक है, उसको एक रूप दिया जाए, और इसलिए एक स्वराज फ्लैग जो है वो बनाया गया, जो बेसिकली ट्राई कलर रेड, ग्रीन और वाइट कलर्स में थे, और बीच में चरखा जो स्पिनिंग व्हील है वो था, ठीक है। जो क्या रिप्रेजेंट करता था, स्पिनिंग व्हील मतलब हम अपना प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे, स्वदेशी यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, हम अपने लिए हम चीज़ें खुद बना सकते हैं। इसके बाद ट्राई कलर फ्लैग 1932 में बेसिकली जो प्रॉपर ट्राई कलर फ्लैग है वो दिया गया, ठीक है। इसके बाद भारत माता एलिगोरी, तो भारत माता का ये जो रूप है ना, एलिगोरी क्या होता है, किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना। तो हमारे देश को, हमारे नेशन को एक पहचान मिले, और पूरे जो यहाँ के सिटीजन्स है वो इस बात को समझे कि भाई हमको इस माता के लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए जान देनी है। तो ये फीलिंग आए, इसलिए ये एलिगोरी बनाई गई। हमने देखा था नेशनलिज्म यूरोप में कैसे जर्मेनिया, ठीक है, और मरियान वो एलिगोरीज बनी थी, वैसे ही
उसी ग्राउंड पे मान लो हमारे देश में भारत माता का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये बेसिकली किसने दिया था, ये एलिगरी किसने बनाई थी भारत माता की, बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन 1870 ही रोट वंदे मातरम, इन्होंने जो वंदे मातरम है वो 1870 में लिखा। ठीक है, लेटर द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता, बेसिकली ये बात 20th सेंचुरी की नहीं हो रही ना, ये हो रही है 19th सेंचुरी की। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का, यहाँ पर डाइवर्सिटी को कम करने के लिए बहुत पहले से ये काम शुरू हो गया था। ठीक है, लेटर द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता अरविंद नाथ टैगोर, ठीक है, अरविंद नाथ टैगोर ने जो भारत माता की स्पेशल फेमस पेंटिंग है वो बनाई। ठीक है, इंडियन लीडर्स ऑल्सो यूज्ड folk culture and folk tales to develop the feeling of nationalism among people। ठीक है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप करने के लिए जो फोक कल्चर है, ठीक है, जिसको हम दंत कथा बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे जो देश के को कनेक्ट करने वाली जो फोक टेल्स है, उससे यहाँ पर जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है उसको डेवलप करने के लिए वो चीज़ लाने का सोचा गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फोक कल्चर की हम बात कर रहे हैं। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वाज आल्सो डेवलप्ड थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर इन लेट 19th सेंचुरी। ध्यान देना अब यहाँ पर, इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे जहाँ पर पुराने टाइम से कुछ ऐसे स्टोरीज चल रही है जो देश को जोड़ सकती है, जो हमारे नेशनलिज्म को बढ़ा सकती है, वो कलेक्ट करने के लिए हमारे लीडर्स बहुत सारे जो थे वो लोग नेशनलिस्ट लोग वो ट्रेवल करके और इकट्ठा करने लगे। These tales they believed gave up the true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces। तो हमारी जो पुरानी जो महान सभ्यता है, ठीक है, उसको फिर से हमको उजागर करना होगा, इकट्ठा करना होगा। जो ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्रिटिशर्स कहो या जो लोग भी यहाँ पर आए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी हमारे महान सभ्यता को, उसको फिर से कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि भारत एक टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था, ठीक है ना, मतलब हम बहुत प्रॉस्परस थे। तो वो जो चीज़ है वो सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम तब तो आएगा ना कि भाई हमको उस अपने देश को फिर उस मुकाम पे ले जाना है। तो ये जो हम अपने देश के लिए लड़ बैठने की जो हमारी चाहत है ये कहाँ से आई है, वहीं से शुरू हुई है ना। जब भी नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम जब बजता है तो हमको कितना अच्छा फील आता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ से शुरू हुई है। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ एंड लेड टू मूवमेंट ऑफ फोक रिवाइवल। इन मद्रास नातेसा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। He believed the folklore was national literature, it was the most trusted worthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। ठीक है, तो चाहे हम बात करें यहाँ साउथ में निताशा शास्त्री की जो किताब थी यहाँ पर, या जो 4 वॉल्यूम की जो कलेक्शन थी द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, या फिर हम बात करें यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की जो पूरे वहाँ पर जाके और अलग जगह पे वहाँ से वो कलेक्ट करते थे नर्सरी राइम, बैलेड्स और मिथ्स। तो बेसिकली ये लोगों का क्या थॉट था कि ये सब चीज़ें जो है ना, हम इंडियन फोक कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाएगी। ठीक है, चाहे वो सॉन्ग हो, नर्सरी राइम्स हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें बढ़ाएंगी और वैसा हुआ भी। ठीक है, इसके बाद ग्लोरी ऑफ हिस्ट्री, एक और बात जो यहाँ पर लोगों के अंदर जगानी थी, जो मैंने बताया कि हमारा देश जो है वो बहुत पहले क्या था, सोने का चिड़िया। क्यों बोला था सोने का चिड़िया, असल में था क्या नहीं। हम इतने प्रॉस्परस थे, ठीक है, इतने समृद्ध थे, इतना हमारे पास बहुत
फ्रूटफुल थे। अब देख सकते हो बहुत सारी ऐसे हिस्ट्रीज भी हैं जो उस चीज़ को प्रूव करती हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उस चीज़ को, उस स्टोरी को या उस चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। By the end of 19th century, many Indian began feeling that to instill a sense of pride in the Indians, हमारे देश में अगर वो प्राउड का, अगर हर बंदे में वो प्राउड की सेंस लानी है तो कैसे होगा? इंडियन हिस्ट्री हैज टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। ठीक है। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को पिछड़ा मानते थे। ठीक है ना, बिल्कुल असभ्य मानते थे। ठीक है। इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, मतलब वो ये सोचते थे कि हम जो है अपने देश को खुद चला नहीं कर सकते। ठीक है। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। ठीक है। तो अब हमको ये जरूरत थी सोचने की कि भाई अगर हम बिल्कुल गवर्न नहीं कर सकते तो इतनी पुरानी जो हमारी सभ्यता है, साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो सब चीजें, ठीक है, वो कहाँ से आ गई जब हम अपने आप को गवर्न ही नहीं कर सकते। ठीक है। They wrote about the glorious development in the ancient times when art and architecture, science, mathematics, religion, culture, law and philosophy, craft and trade had flourished। ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के आने से काफ़ी पहले हम मैथ्स हो, साइंस हो, ठीक है, आर्ट्स हो, ट्रेड हो, हर चीज़ में तो हम फ्लरिश थे। तो हम कहाँ से तुमसे पीछे हुए? ठीक है। दिस ग्लोरियस टाइम in their view was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist history urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. जब सभी लोग, उस दौर की बात हो रही है, जब सभी लोग सच में हमारे देश की हिस्ट्री को समझेंगे, महान सभ्यता को समझेंगे, ठीक है, तो उस दिन आज़ादी फॉर श्योर मिलेगी। हर बंदा जो है वो उस चीज़ को वापस हासिल करने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही हुआ जब गांधी जी के राज की हम बात करें, उस टाइम पे जो हमने ये सब मूवमेंट जो हमने डिस्कस किए, वो सब के दौरान इसी चीज़ को बढ़ावा मिला और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप होती गई। जितना अत्याचार ब्रिटिशर्स ने किया उतना ही ज़्यादा हमारे लोग स्ट्रांग हुए। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेहरू जी का जो पिक्चर दिया है, उसमें उनके हाथ में जो किताब है वहाँ पर भारत माता का पिक्चर बना हुआ है और वो उनके दिल के करीब है। तो इससे बहुत कुछ बात पता चलती है। और सिर्फ नेहरू जी ही नहीं, कई सारे लीडर्स थे जो इससे बहुत, मतलब अपने देश के लिए मर मिटने की जो फीलिंग थी वो सबके अंदर थी। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को बेसिकली पिछले पार्ट में और इस पार्ट में हमने पूरे 4 सेक्शन करे। कौन से? पहला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, जिसमें पहले वर्ल्ड वॉर से क्या दिक्कत हुई, हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसा नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू डेवलप हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उसके लिए उन्होंने हमारे यहाँ से टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। ओके। इसके बाद क्रॉप फेलियर हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड शॉर्टेज हुआ। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा और क्या हो रहा था, हमारे देश से फोर्सिबली आर्मी की में भर्ती ली जा रही है ताकि वो जाके वहाँ लड़े ब्रिटिशर्स के लिए। ये सब चीज़ें हुई। ठीक है। और उसी के दौरान अब आसपास में गांधी जी की एंट्री हो गई देश में। साउथ अफ्रीका से आए वो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेके। रॉलेट एक्ट हुआ जिसमें जो लोग आगे अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, उनको या लीडर्स को बिना किसी ट्रायल के पकड़ लिया जाएगा, 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस ब्लैक एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। जलियनवाला बाग वाला इंसिडेंस जो हुआ, जो कि बहुत ही वायलेंट था, उसके बाद जो रॉलेट सत्याग्रह है उसको वापस ले लिया गया और उसके बाद प्लान हुआ एक बड़ा सा मूवमेंट, मैसिव मूवमेंट, विच वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत। ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी अलग अलग लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग थे। जो स्वराज का सपना सभी लोग देख रहे थे, बेसिकली गांधी जी ने वो आइडिया को आगे बढ़ाया, तो उसके मायने अलग अलग थे। ठीक है। टाउन में क्या था, स्कूल कॉलेजेस फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। गाँव में क्या था, रूरल पार्ट्स में दे डिमांडेड अबॉलिशमेंट ऑफ बेगार सिस्टम। प्लांटेशन वर्कर्स ने अपने जॉब छोड़ के वहाँ से भाग रहे थे, वो जो गुलामी थी उसको छोड़ के। फिर नॉन कोऑपरेशन में भी एंड में एक ऐसी बुरी चीज़ हो गई, चौरी चौरा जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद वहाँ भी अगेन वायलेंस आ गया। ठीक है।
गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। देन पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया इंडियन लीडर्स के अंदर। साइमन कमीशन को अपोज किया गया, जहां पर लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज की वजह से उनका डेथ हुआ। ठीक है, देन ये सब जो यहाँ पर जो बातें हो गई, उसके बाद नया प्लानिंग जो है अब किया गया, एक नए सिरे से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लाने की बात हुई। क्या हुआ था उस टाइम की सिचुएशन? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए थे। ठीक है, टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे यहाँ के जो पीजेंट्स थे। गांधी जी ने डिमांड की इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने, और चाहे वो सॉल्ट टैक्स की या फिर नॉर्मल टैक्स की जो कम करने की बात हुई, इरविन ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने विद द डांडी मार्च। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट मतलब 1 लाख अरेस्ट हुए, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और बेसिकली इरविन के साथ में वो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। और जो हमने पूना पैक्ट का भी डिस्कशन किया इसी पार्ट में। देन लास्टली द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जहाँ पर जो देश है, ठीक है, उसके लिए सॉन्ग्स, सिंबल्स, ठीक है, भारत माता की एलिगोरी, वंदे मातरम, ट्राई कलर फ्लैग, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे देश को जोड़ने वाली जो बातें हैं, वो जब फीलिंग डेवलप हुई तो ये जो मूवमेंट्स है ये और ज़्यादा एक्सेलरेट हुए। ठीक है, 1942 का ये अब बेसिकली नहीं दिया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो बहुत स्ट्रांगली चला बाद में, उसके बाद को देश को आज़ादी मिलनी ही थी। ठीक है, कब मिली भाई? 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या था? अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट was thus bringing together various groups and classes of Indians into common struggle for freedom in the first half of 20th century. The Congress under the leadership of Gandhiji tried to channelize grievances into organized movement for independence. देखो, हमारी जो आज़ादी है 1857 में ही हो जाती, लेकिन क्या था? वी वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, बहुत डाइवर्सिटीज थी, सब अपने अपने ज़रूरतों के लिए लड़ रहे थे। अगर हम एक साथ होके तभी लड़ लिए होते तो 1857 में ही मंगल पांडे के दौर में ही आज़ादी मिल जाती। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस बात को भली भांति समझा, और जो लोगों का गुस्सा था उसको यूनाइट करके, ऑर्गेनाइज करके लड़ने की जो रणनीति है, जो पॉलिसी है, वो काम आ गई और हमारे देश को आज़ादी मिल गई। ठीक है, ऐसा करने के दौरान काफ़ी टाइम ऐसे हुआ, कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, जो हमारे देश में जो अलग अलग डिफरेंसेस थे, ठीक है ना, चाहे वो रिलीजन, कास्ट या रिच पुअर को लेके जो भी डिफरेंसेस थे, उसको दूर करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी के टाइम पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, और जब ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, झगड़ा भी कहाँ पर होता है? फैमिली में, आपस में भी होता है। तो ये सब चीज़ें जब हुई, उसके बाद हमारा देश वैसे और स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस अपना एक बड़ा सा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, और आपको ज़रूरत होगी भाई एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छे से गो थ्रू करने की, एनसीईआरटी को एक बार देख लो अच्छी तरीके से, मतलब ऐसे नहीं देखना, पढ़ लेना। ठीक है, रोबोट की तरह नहीं देखना हमको, तो वो कर लेना। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मुझे मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि मैं उस दौर में आ गया हूँ। आप बताना मेरी स्टोरीज जो है आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर आई है तो सूचित करें इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर सेशन, बाय।